Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to virtual classroom of SSCT डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ आपके साथ जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वर्कशीट के चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 की। तो इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने के साथ साथ अपनी वर्कशीट को भी प्रिपेयर करते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो बताया गया स्टूडेंट्स द बिलो trial balance of MS Zafar consultation service prepared on December 31st 2019। तो आपको ये डेटा बता दिया गया, यानी कि आपके पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मौजूद है जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद है कि डेबिट साइड के आपको बैलेंसेस बता दिए गए। कैश, फर्नीचर, इक्विपमेंट, सैलरीज एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग है, ऑफिस सप्लाइज है, अकाउंट्स पेबल है और बैंक लोन है, कंसल्टिंग फ़ी इनकम है। और आपको बता दिया गया कि आपके पास कैपिटल की अमाउंट भी यहाँ मौजूद है 52,000 रुपीज़ से। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम जिस डेटा को अभी प्रोसेस कर रहे हैं वो एक सर्विस कंसर्न का डेटा है और उसकी हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई। तो डेटा फॉर एडजस्टमेंट हमें बताया गया कि सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर 15,000 है, रेंट एक्सपेंस जो है हमारे पास 3,000 है और प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट हमारे पास जो मौजूद है यहाँ वो 12,000 रुपीज़ है। ऑफिस सप्लाइज हमारे पास 2,000 है। कंसल्टिंग फ़ी जो स्टिल अभी हमारी अनअर्न्ड है वो हमारे पास 8,000 रुपीज़ है। और फिर हमें रिक्वायरमेंट में बता दिया गया कि हमने इससे एडजस्टिंग एंट्रीज प्रिपेयर करनी है और फिर उसकी वर्कशीट हमने प्रिपेयर कर दी है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपकी समझ आ गया होगा। अच्छा, आप देख सकते हैं कि चूँकि ये सर्विस सेक्टर से ताल्लुक़ रखता है ट्रायल बैलेंस, तो इसमें कहीं भी आपके पास मर्चेंडाइज की बात नहीं हुई है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जहां मर्चेंडाइज वगैरह की ट्रेडिंग होती है वो आपका सर्विस बिजनेस कहलाता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं, अब आपके सामने कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज़ का फॉर्मेट कुछ इस तरह मौजूद होगा। तो याद रखिए हमने गुज़श्ता 3 लेक्चर्स में आपको समझाने की गर्ज से एडजस्टिंग एंट्रीज़ की जो वर्किंग थी वो भी की थी। तो अब हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब हम डायरेक्ट अगर एंट्रीज़ बनाएं तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले अपनी पहली एंट्री की बात करते हैं। तो हमने जो सबसे पहले अपनी एंट्री रिकॉर्ड की, सैलरीज एक्सपेंस हमारे डेबिट हुआ ₹5,000 और सैलरीज पेबल यहाँ क्रेडिट होता है विद द सेम अमाउंट 5,000, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद थी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की वो 10,000 का सैलरीज एक्सपेंस मौजूद था, जबकि आपको जो सप्लीमेंट्री डेटा दिया गया वहाँ आपको सैलरीज एक्सपेंस की जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो 15,000 की थी। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स 5,000 से आपके एक्सपेंस में इजाफा हुआ था और सैलरीज एक्सपेंस को इसलिए हमने यहाँ रिकॉर्ड किया डेबिट साइड में और सैलरीज पेबल क्रेडिट, और जो बैलेंसिंग अमाउंट है आपकी जो डिफरेंशियल अमाउंट थी वो आपकी 5,000 थी। इस तरह आपने 5,000 से इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी उसमें हमारे पास जो है वो रेंट के हवाले से बात की गई थी। तो उस सूरत में हमने यहाँ एंट्री रिकॉर्ड की थी कि प्रीपेड रेंट हमारा डेबिट हो गया और रेंट एक्सपेंस स्टूडेंट्स हमारा यहाँ क्रेडिट हो गया, क्योंकि रेंट एक्सपेंस आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद थी और आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई तो वो प्रीपेड के हवाले से अब आपने एक नया अकाउंट जनरेट किया। तो प्रीपेड रेंट यहाँ डेबिट हो जाता है और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट हो जाता है विद द अमाउंट ऑफ ₹2,000। फिर स्टूडेंट्स हमने अपनी थर्ड एंट्री को रिकॉर्ड किया। तो थर्ड एंट्री जो है हमारी एडवर्टाइजिंग के हवाले से थी। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस यहाँ हमारा डेबिट हो जाता है और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग हमारा यहाँ क्रेडिट हो जाता है विद द अमाउंट ऑफ ₹8,000। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑफिस सप्लाइज के हवाले से। तो ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस स्टूडेंट्स यहाँ हमारा डेबिट हो जाता है और ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस हमारा डेबिट हो जाता है और ऑफिस सप्लाइज हमारा 8,000 रुपीज़ से ही क्रेडिट हो जाता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। और फिर स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास
कंसल्टिंग फ़ी के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन दी गई, तो हमारे पास जो अदर इन्फॉर्मेशन थी वो अनएर्न्ड की इन्फॉर्मेशन थी 8,000 रुपीज़ से, जबकि हमारे पास कंसल्टिंग फ़ी इनकम के तौर पे 1,08,000 रुपीज़ अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का हिस्सा थे। तो इस सूरत में हमारी जो कंसल्टिंग फ़ी है वो एक्चुअली इनकम थी 1 लाख रुपीज़, तो इसलिए हमें 8,000 रुपीज़ से अपनी कंसल्टिंग फ़ी इनकम को कम करना पड़ा, तो उसकी वजह से हमने उसको डेबिट में रिकॉर्ड किया और अनएर्न्ड कंसल्टिंग फ़ी हमारी यहाँ क्रेडिट आ जाती है विद द अमाउंट ऑफ ₹8,000, और हमने यहाँ इसको रिकॉर्ड किया नरेशन को, तो टू रिकॉर्ड अनएर्न्ड इनकम। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये एंट्रीज़ आपकी समझ आ गई होंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम जो आपके साथ बात करेंगे, आप वर्कशीट की बात करेंगे, तो याद रखिए कि हम जो वर्कशीट बना रहे हैं वो MS ज़फ़र कंसल्टेशन सर्विस की बना रहे हैं और वर्कशीट की बात है, और याद रखिएगा ये हमेशा पीरियड के एंड पे ही बनाई जाती है। तो फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2019, यानी कि हमने एडजस्टिंग एंट्री के बाद ये जो डॉक्यूमेंट होता है वर्कशीट, इसको हमने मेंटेन करना है। तो वर्कशीट हम बनाने जा रहे हैं। वर्कशीट का फॉर्मेट कुछ स्टूडेंट्स इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले आपके पास जो कॉलम होता है सीरियल नंबर का होता है, उसके बाद आपके पास डिस्क्रिप्शन, पर्टिकुलर्स या नेम ऑफ अकाउंट्स आ जाते हैं। उसके बाद फिर आपके पास स्टूडेंट्स अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का कॉलम होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास एडजस्टमेंट का कॉलम होता है। याद रखिएगा ये एडजस्टमेंट का कॉलम आपका वो कॉलम है जिसमें आप अपने एडजस्टिंग एंट्रीज़ को पोस्ट करेंगे। और फिर स्टूडेंट्स आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का कॉलम आ जाता है। फिर स्टूडेंट्स उसके बाद आपके पास इनकम स्टेटमेंट का कॉलम आता है, और फिर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ बैलेंस शीट का कॉलम आ जाता है। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपने चूँकि जो कॉलम्स बनाए, अब इनकी भी दो साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट, तो आपने इन कॉलम्स को बीच में से दो कर लेना है, और एक कॉलम आपका डेबिट का हो जाएगा, दूसरा आपका क्रेडिट का हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट में भी एक डेबिट का कॉलम होगा, दूसरा क्रेडिट का कॉलम होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी एक डेबिट का कॉलम है और एक क्रेडिट का कॉलम है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और इनकम स्टेटमेंट में भी हमारे पास एक डेबिट का कॉलम आता है और एक जो है क्रेडिट का कॉलम आता है, और बैलेंस शीट में भी स्टूडेंट्स हमारे पास एक डेबिट का कॉलम आता है और एक क्रेडिट का कॉलम आता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा ये जो स्पेसमेन है वर्कशीट का वो मुकम्मल हो जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि अब हमने सबसे पहले जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको एज इट इज़ हमने सबसे पहले कॉपी कर देना है। तो हमारे पास कैश का जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का अमाउंट था 20,000 मौजूद था। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास फर्नीचर मौजूद था 80,000 रुपीज़। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद था 30,000 रुपीज़। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस मौजूद था 10,000 रुपीज़। फिर रेंट एक्सपेंस हमारे पास मौजूद था 5,000 से। फिर हमारे पास प्रीपेड एडवर्टाइजिंग मौजूद था 20,000। ऑफिस सप्लाइज 10,000। अकाउंट्स पेबल 5,000। बैंक लोन 10,000। कंसल्टिंग फ़ी इनकम थी हमारे पास 1,08,000 जो कि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में मौजूद थी। और फिर हमारे पास कैपिटल की अमाउंट मौजूद थी 52,000 रुपीज़ से। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ तमाम का तमाम जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हमने वो कॉपी कर दिया, और उसके बाद हमने एक एडजस्टमेंट की हेडिंग लगाई। और अब जितनी भी हमने एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड की थी उनको हम वन बाय वन अब पोस्ट करेंगे। तो याद रखिए हमारी जो पहली एडजस्टिंग एंट्री थी उसमें हमने अपने सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट किया था और सैलरीज पेबल क्रेडिट हुआ था। तो याद रखिए एडजस्टमेंट के कॉलम में हम उसको पोस्ट करेंगे। तो सैलरीज एक्सपेंस चूँकि डेबिट में रिकॉर्ड किया गया था, तो सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो हमने उसी अकाउंट के सामने एडजस्टमेंट के कॉलम में हमारे पास अगर डेबिट साइड में हमने कोई अमाउंट पोस्ट की है सैलरी एक्सपेंस की, तो हमने डेबिट में ही एडजस्टमेंट के कॉलम में इसको पोस्ट किया। और ऑन द अदर हैंड आप देख सकते हैं हम रेफरेंस भी कोट कर रहे हैं कि एंट्री नंबर 1 की वजह से आया। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने
चूँकि सैलरी पेबल का अकाउंट हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है, तो हमने इसको एडजस्टमेंट के कॉलम के नीचे सैलरी पेबल के अकाउंट को जनरेट कर दिया। तो सैलरी पेबल चूँकि क्रेडिट हुआ था, तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि एडजस्टमेंट के कॉलम में ये आपके पास क्रेडिट साइड में ही आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज की एडजस्टमेंट के कॉलम में वर्कशीट के पोस्टिंग करनी है। आइए अब दूसरे उसकी बात करते हैं। तो दूसरी जो एंट्री थी हमारी, उसमें हमने प्रीपेड रेंट को डेबिट किया था और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट हुआ था। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, रेंट एक्सपेंस का कॉलम तो हमारे पास यहाँ मौजूद है, अकाउंट तो यहाँ मौजूद है, लेकिन हमारे पास प्रीपेड रेंट का अकाउंट मौजूद नहीं था। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हमने प्रीपेड रेंट के अकाउंट को जनरेट किया और प्रीपेड रेंट हमारा डेबिट हुआ था, तो इसलिए हमने यहाँ एडजस्टमेंट के कॉलम में इसको डेबिट में पोस्ट किया। और रेंट एक्सपेंस चूँकि क्रेडिट हुआ था, तो रेंट एक्सपेंस के सामने ही एडजस्टमेंट के कॉलम में हमने उसको क्रेडिट साइड में पोस्ट किया और ये नंबर 2 एंट्री थी, तो जिसकी वजह से हमने इसका रेफरेंस भी कोट कर दिया। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट अपनी एडजस्टिंग एंट्री की। तो नेक्स्ट एडजस्टिंग एंट्री जो है हमारे पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के हवाले से है। तो स्टूडेंट्स एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी जनरेट हुआ था, तो हमने उसको रिकॉर्ड करना था, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना था, लेकिन चूँकि यहाँ हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का कोई अकाउंट मौजूद नहीं था, तो इसलिए हमने इस नए अकाउंट को जनरेट किया। तो एडजस्टमेंट की हेडिंग के अंडर हमने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का अकाउंट खोला। 8000 रुपीज़ डेबिट साइड में था, तो एडजस्टमेंट के कॉलम में डेबिट साइड में ही इसको पोस्ट किया। और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग हमने क्रेडिट किया था, तो आप देख सकते हैं प्रीपेड एडवर्टाइजिंग का अकाउंट जो है यहाँ हमारे पास मौजूद था, तो इसलिए हमने एडजस्टमेंट के कॉलम में क्रेडिट साइड में इसकी अमाउंट को पोस्ट कर दिया और ये नंबर 3 हमारे पास इसकी एंट्री थी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस की बात करते हैं। तो ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस हमारा जनरेट हुआ था, तो चूँकि हमारे पास वो मौजूद नहीं था हमारे अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, तो इसलिए हमने उसका नया अकाउंट जनरेट किया। ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस डेबिट साइड में रिकॉर्ड था, तो एडजस्टमेंट के कॉलम में डेबिट साइड में ही उसको पोस्ट किया 8000 रुपीज़ से। जबकि हमारे पास ऑफिस सप्लाइज का अकाउंट मौजूद है हमारे अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, तो इसलिए अब नया अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि इसी के सामने हम पोस्टिंग करेंगे एडजस्टमेंट के कॉलम में क्रेडिट साइड में, चूँकि ये क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड किया था हमने एडजस्टिंग एंट्रीज़ में, तो इसलिए हमने यहाँ इसको भी पोस्ट कर दिया। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। तो हमारे पास कंसल्टिंग फ़ी इनकम डेबिट हुई थी, आपको याद होगा। तो हमारे पास कंसल्टिंग फ़ी इनकम का अकाउंट यहाँ ऑलरेडी मौजूद था हमारे अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, और डेबिट साइड में हमने उसको रिकॉर्ड किया था एडजस्टिंग एंट्री में, तो इसीलिए हमने एडजस्टमेंट कॉलम में भी डेबिट साइड में वही अमाउंट जो हमारी एडजस्टिंग एंट्री में थी कंसल्टिंग फ़ी इनकम की, उसको रिकॉर्ड किया। और अब हमने नया अकाउंट, चूँकि अनएंड का अकाउंट पहले से मौजूद नहीं था हमारे पास, तो उसको जनरेट किया। तो अनएंड कंसल्टिंग फ़ी हमारे पास यहाँ एडजस्टमेंट की हेडिंग के अंडर खुला, और इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने यहाँ अपने पास कंसल्टिंग फ़ी इनकम जो थी अनएंड कंसल्टिंग फ़ी इनकम उसको क्रेडिट किया विद द अमाउंट ऑफ ₹8000। चूँकि ये एडजस्टिंग एंट्री में क्रेडिट साइड में था, तो इसलिए एडजस्टमेंट के कॉलम में भी इसको क्रेडिट साइड में ही पोस्ट किया गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपकी समझ आ गई होंगी। रिपीट कर देते हैं कि हमने जो एडजस्टिंग एंट्रीज़ में जो डेबिट के कॉलम में हमारे पास अमाउंट्स मौजूद थे, वो हमने एडजस्टमेंट के कॉलम में भी डेबिट में ही पोस्ट किए, और उन अकाउंट्स के जिन अकाउंट्स के पैरेलल हमने अमाउंट्स पोस्ट किए थे, उन्हीं अकाउंट्स के पैरेलल हमने यहाँ भी पोस्टिंग की है उसकी, और क्रेडिट साइड में भी हमने वही अमाउंट्स पोस्ट किए जो एडजस्टिंग एंट्रीज में हमारे पास क्रेडिट में मौजूद थे उन्हीं अकाउंट्स के सामने। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बातें भी आपकी समझ आ गई होंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा सेकंड जो फेज़ के बाद जो थर्ड फेज़ आता है, उसमें हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करते हैं। तो याद रखिए यहाँ एक बात जो याद रखने की है कि हम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट के जो अमाउंट्स होते हैं उनको प्लस माइनस करते हुए अपना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को लिखते हैं। तो याद रखिए यहाँ डेबिट साइड है
अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड चूँकि डिफरेंट साइन है तो लेस होगा, और अगर डेबिट डेबिट है यानी कि सेम साइन है तो ऐड होगा। इसी तरीके से अगर क्रेडिट क्रेडिट है तो अमाउंट ऐड होगा, और हम उसी तरीके से आगे चलेंगे जिसमें सिंपल मैथमेटिकल रूल्स हम अप्लाई करते हैं। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, चूँकि यहाँ कैश 20,000 है और कैश रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये डेबिट के कॉलम में है चूँकि, तो यहाँ भी ये डेबिट के कॉलम ही पोस्ट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर बात करें हम फर्नीचर के हवाले से, तो फर्नीचर की भी कोई एडजस्टमेंट मौजूद नहीं है, तो इसी तरीके से हम इसको भी यहाँ पोस्ट कर देंगे। फिर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और हमने बात की इक्विपमेंट की, तो इक्विपमेंट यहाँ हमारे पास 30,000 रुपीज़ से मौजूद है, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज़ ये भी डेबिट में ही पोस्ट कर दिया जाएगा क्योंकि ये भी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डेबिट में ही मौजूद है। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे सैलरीज एक्सपेंस की। तो सैलरीज एक्सपेंस यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स डेबिट साइड में मौजूद है 10,000 और यहाँ एडजस्टमेंट में 5,000 से डेबिट में ही मौजूद है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया सेम साइड्स आपस में प्लस हो जाएंगी, तो 10,000 हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का सैलरीज एक्सपेंस प्लस एडजस्टिंग एंट्रीज की वजह से सैलरीज एक्सपेंस यहाँ 5,000 हमारे पास आया था, तो दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं, तो ये 15,000 की अमाउंट बन जाएगी। और चूंकि ये डेबिट के ही बैलेंसेस हैं तो डेबिट साइड में इसको हमने पोस्ट कर दिया। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं अब रेंट एक्सपेंस की। तो रेंट एक्सपेंस का जो अकाउंट यहाँ मौजूद है वो 5,000 मौजूद है डेबिट साइड में, जबकि यहाँ रेंट एक्सपेंस का जो अकाउंट क्रेडिट साइड में मौजूद है 2,000। तो याद रखिए दोनों डिफरेंट साइंस हैं, यानी कि एक डेबिट है दूसरा क्रेडिट है, तो इस सूरत में 5,000 से 2,000 लेस हो जाएगा, तो इस सूरत में हमारे पास बचते हैं 3,000। लेकिन चूंकि 3,000 बड़ी साइड जो है हमारी डेबिट साइड की है, तो इसलिए हमने इस 3,000 को डेबिट साइड में पोस्ट किया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। रिपीट कर देते हैं आगे आने वाली एंट्री में इस बात को कि आप देख सकते हैं कि प्रीपेड एडवर्टाइजिंग हमारे पास 20,000 है डेबिट साइड में, जबकि एंट्री की वजह से 8,000 हमारे पास से क्रेडिट हुआ है। तो इस सूरत में डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे को कम करेंगे, अपोजिट हैं, तो 20,000 जो कि डेबिट साइड है उसमें से लेस करेंगे क्रेडिट साइड की 8,000 की अमाउंट, तो 12,000 रुपीज़ यहाँ बच जाते हैं। तो 12,000 रुपीज़ हमने यहाँ डेबिट में पोस्ट किए। उसकी रीज़न ये है कि इन दोनों अमाउंट्स में से जो बड़ी अमाउंट है वो डेबिट की है, अगर ये अमाउंट क्रेडिट की बड़ी होती तो हम इसको क्रेडिट में पोस्ट कर रहे होते। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब बात करते हैं आगे बढ़ते हैं ऑफिस सप्लाइज़ की। तो ऑफिस सप्लाइज़ यहाँ हमारे पास मौजूद है स्टूडेंट्स 10,000 डेबिट साइड में, और यहाँ हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज जो इसमें हमने जो पास किया था सप्लाइज़ को वो क्रेडिट साइड में पोस्ट किया था 8,000 से, तो 10,000 हमारे पास यहाँ डेबिट का मौजूद है जबकि 8,000 यहाँ क्रेडिट का मौजूद है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास 2,000 का जो डिफरेंस बचता है वो डेबिट साइड में पोस्ट किया जाएगा क्योंकि यहाँ हमारी डेबिट साइड की अमाउंट बड़ी है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अकाउंट्स पेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये क्रेडिट साइड में पोस्ट हुआ है तो क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड कर दिया। बैंक लोन में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, चूँकि क्रेडिट साइड में मौजूद है तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े तो कंसल्टिंग फ़ी इनकम हमारे पास यहाँ क्रेडिट साइड में अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में मौजूद है 1,08,000, जबकि एंट्री की वजह से एडजस्टमेंट जो हमने की उसकी तो हमने वहाँ कंसल्टिंग फ़ी इनकम को डेबिट किया था 8,000 से। तो स्टूडेंट्स याद रखिए दोनों अपोजिट साइड्स की बात हो रही है, तो एक क्रेडिट साइड है और एक डेबिट साइड। तो आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड अब आपकी 1,08,000 है और डेबिट साइड जबकि आपकी 8,000 है, तो दोनों का डिफरेंस 1,00,000 रुपीज़ आता है। लेकिन चूंकि आपकी क्रेडिट साइड की अमाउंट बड़ी है तो इस सूरत में आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्रेडिट साइड में ही पोस्ट कर दिया गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। और इसके अलावा अब कैपिटल में कोई तब्दीली यहाँ नहीं है, तो एज इट इज़ कैपिटल क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में इसको हम पोस्ट कर देंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने देखा कि सैलरीज़ पेएबल हमारे पास मौजूद थी क्रेडिट साइड में, एज इट इज़ हमने पोस्ट किया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास प्रीपेड एंड डेबिट साइड में 2,000 का मौजूद था, हमने पोस्टिंग की। इसी तरह हमारे पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस था 8,000 डेबिट साइड में था तो डेबिट में ही पोस्ट किया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस हमारे पास
डेबिट साइड में मौजूद था तो डेबिट साइड में ही पोस्ट किया। और फिर स्टूडेंट्स उसके बाद अनअर्न्ड कंसल्टिंग फ़ी हमारे पास क्रेडिट साइड में मौजूद था तो हमने इसको क्रेडिट साइड में पोस्ट किया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है स्टूडेंट्स, हमने अब अपने इन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अमाउंट्स को उनके रिस्पेक्टिव फील्ड्स में पहुंचाना है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो हमारे पास यहाँ 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़, ऑनर्स इक्विटी, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज़। तो उनमें से हमारे पास एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ जो होते हैं वो इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा होते हैं, जबकि बैलेंस शीट में जाने वाले आइटम्स जो होते हैं वो एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ऑनर्स इक्विटीज़ होती हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं आपसे कुछ इसी तरह हम इनको अब क्लासिफाई करते हुए इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स को इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट के आइटम्स को बैलेंस शीट के आइटम्स से पोस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि जो अमाउंट्स हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डाले हैं अब हम इन्हीं को पोस्ट करेंगे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के कॉलम्स में। आइए स्टूडेंट्स अब इसकी क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स कैश आपका जो नेचर रखता है वो एसेट की नेचर रखता है, तो इसीलिए ये आप देखें 20,000 आपका बैलेंस शीट के डेबिट साइड में ही आ गया। और याद रखने वाली बात है, जो आइटम डेबिट साइड में मौजूद है वो डेबिट में ही पोस्ट किया जाएगा, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट के डेबिट में हो चाहे वो बैलेंस शीट के डेबिट में हो। इसी तरीके से जो आइटम आपका क्रेडिट साइड में मौजूद है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, वो क्रेडिट साइड में ही पोस्ट किया जाएगा, कि वो चाहे इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट में हो चाहे बैलेंस शीट के क्रेडिट में हो। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। फिर उसके बाद फर्नीचर की बात करते हैं, तो फर्नीचर की नेचर भी एसेट ही है, तो एसेट अकाउंट है तो इसलिए ये भी आपका बैलेंस शीट का हिस्सा बना। इसी तरह ऑफिस इक्विपमेंट की बात करें तो 30,000 ये ऑफिस इक्विपमेंट भी आपका एसेट है, तो इसलिए आपका बैलेंस शीट का हिस्सा बना। और फिर उसके बाद बात करते हैं सैलरीज एक्सपेंस, तो एक्सपेंस का अकाउंट है तो ये आपका इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा बना। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में 15,000 मौजूद है और यही बैलेंस हमने यहाँ पोस्ट किया। तो रिपीट करते चलें कि हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस को ही क्लासीफाई कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास रेंट एक्सपेंस है, तो रेंट एक्सपेंस 3,000 इनकम स्टेटमेंट का आइटम है एक्सपेंस, तो हमने इसको इनकम स्टेटमेंट में ही पोस्ट किया, डेबिट साइड में था तो डेबिट साइड में ही पोस्ट किया। इसी तरीके स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट की। तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट आपका एसेट का अकाउंट है, तो एसेट अकाउंट आपका बैलेंस शीट में पोस्ट होगा, डेबिट साइड में था तो बैलेंस शीट के भी डेबिट साइड में ही हमने इसको पोस्ट किया। इसी तरह ऑफिस सप्लाईज की बात करते हैं, तो ऑफिस सप्लाईज आपका 2,000 रुपीज़ मौजूद है, आपका ऑफिस सप्लाईज आपका एसेट है, तो एसेट को हमने बैलेंस शीट के डेबिट साइड में पोस्ट किया और ये अमाउंट आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड में था। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और अकाउंट्स पेबल की बात करते हैं। तो अकाउंट्स पेबल की नेचर लायबिलिटी की होती है और लायबिलिटी आपकी बैलेंस शीट का हिस्सा होती है, इसलिए आपने यहाँ इसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में लिखा था, तो वही बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड में बैलेंस शीट की साइड पे लिखा जाएगा। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब बैंक लोन की। तो बैंक लोन की नेचर भी लायबिलिटी की ही होती है, इसलिए हमने इसको भी बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड किया क्रेडिट साइड में। कंसल्टिंग फ़ी इनकम की बात करते हैं, इसकी नेचर रेवेन्यू की है, इनकम की है, तो इसीलिए ये इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा है, तो ये 1 लाख रुपीज़ आपके पास इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिए गए। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैपिटल की। तो कैपिटल स्टूडेंट्स यहाँ आपका 52,000 क्रेडिट साइड में आ जाएगा बैलेंस शीट की, क्योंकि ये इक्विटी का अकाउंट है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। इसी तरह स्टूडेंट सैलरीज पेएबल की बात करें तो सैलरीज पेएबल की नेचर लायबिलिटी की है, तो इस तरह ये आपके पास बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में आ जाती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर बात करें आपसे प्रीपेड रेंट की, तो ये आपका एसेट है, तो एसेट अकाउंट होने की वजह से ये बैलेंस शीट के डेबिट साइड में आ जाएगा। और फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस की बात करते हैं। तो एक्सपेंस की नेचर एक्सपेंस ही है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये आपके इनकम स्टेटमेंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। इसी तरह ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस भी आपका एक्सपेंस है, तो इसीलिए ये आपका इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड में आ गया। अनअर्न्ड कंसल्टिंग फ़ी की नेचर लायबिलिटी की है, तो इसलिए ये लायबिलिटी आपके पास आपकी क्रेडिट साइड में बैलेंस शीट के आ जाएगी।
स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं बात भी आपकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट फेज जो है हमारा अपने इन तमाम के तमाम जो कॉलम्स हैं इनके टोटल करने का है। तो सबसे पहले अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का बैलेंस जब हम निकालेंगे डेबिट साइड का, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह मौजूद है 1,75,000। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड का बैलेंस भी देखा, तो दोनों इक्वल हैं। याद रखिए अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी आपका इक्वल होगा, एडजस्टमेंट के कॉलम के डेबिट और क्रेडिट भी आपके पास यहाँ इक्वल होंगे। तो आप देख सकते हैं ये दोनों बराबर आ गए। इसी तरीके से आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी आपका इक्वल ही आएगा। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी देखें इक्वल ही है 1,80,000 रुपीज़ से। अब याद रखिएगा इनकम स्टेटमेंट की डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि आपने कुछ ना कुछ या तो अर्न किया होगा या फिर लॉस किया होगा। तो इस सूरत में आपके डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं होंगे। अगर ये दोनों इक्वल होते तो आपके पास ना तो प्रॉफिट आता और ना ही आपके पास लॉस आता, लेकिन ये बहुत कम कंडीशंस में ऐसा होता है। ब्रेक इवन पॉइंट कम ही कंडीशंस में आपको नज़र आएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ इनकम स्टेटमेंट का जो टोटल बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। और जबकि आपका 34,000 है, जबकि आपका इनकम स्टेटमेंट का क्रेडिट साइड आपके पास 1 लाख रुपीज़ है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए इसी तरीके से बैलेंस शीट का टोटल भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने करना ये है कि अपनी इनकम स्टेटमेंट और के डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस लेना है। तो याद रखिए आपके पास आपकी इनकम स्टेटमेंट का जो क्रेडिट साइड है वो बड़ा है, यानी कि रेवेन्यू साइड बड़ी है, जबकि आपकी डेबिट साइड इनकम स्टेटमेंट की छोटी है, यानी कि रेवेन्यू वाली साइड आपकी बड़ी है, यानी कि आमदनी वाली साइड बड़ी है, और आपके एक्सपेंसेस वाली साइड छोटी है। तो इस सूरत में आपको यहाँ फ़ायदा हुआ 66,000 का। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आप 66,000 जो है वो आपको इनकम होती हुई नज़र आई। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप देखेंगे आपकी बैलेंस शीट की जो एसेट साइड है वो बड़ी है और जबकि आपकी इक्विटी साइड छोटी है। तो इन दोनों के दरमियान भी एग्जैक्टली यही 66,000 का ही डिफरेंस है। तो आपने जैसे इनकम स्टेटमेंट में अपनी क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस लिया और छोटी साइड में अमाउंट लिखी, तो छोटी साइड यहाँ चूँकि डेबिट की थी तो इसलिए आपने डेबिट साइड में इस अमाउंट को लिखा, और बैलेंस शीट की जो छोटी साइड है वो आपकी क्रेडिट साइड है। तो इस सूरत में आपने इसके डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस लिया, तो देखें एग्जैक्टली वही अमाउंट आपका डिफरेंस आया जो कि आपकी इनकम है। तो याद रखने वाली बात है स्टूडेंट्स, आपके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की साइड्स बराबर नहीं होंगी, और इन दोनों के अलबत्ता जो डिफरेंसेस होंगे डेबिट और क्रेडिट के वो इक्वल आएंगे। यानी कि इनकम स्टेटमेंट की डेबिट और क्रेडिट का जो फ़र्क है वो 66,000 है। इसी तरीके से बैलेंस शीट के डेबिट और क्रेडिट का फ़र्क है वो भी ये 66,000 ही आया है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इनका टोटल निकालते हैं। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आपके पास टोटल कुछ इस तरह से आ जाएंगे। ये आपके पास टोटल आ गए, और आपने 34,000 में जैसे 66,000 का ऐड किया 1 लाख आ गए, और उधर 1 लाख ही मौजूद है। इसी तरीके से आपने बैलेंस शीट का भी टोटल निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ इस तरीके से ये क्वेश्चन इख्तिताम पजीर हो जाता है। उम्मीद करते हैं वर्कशीट भी आपकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इसको आप मज़ीद प्रैक्टिस का हिस्सा बनाते रहेंगे तो जल्द इसके ऊपर आपकी कमांड हासिल हो जाएगी। इसमें जो की नोट्स हैं वो आपने जहन में रखने हैं कि सबसे पहले आपने पोस्ट कर देना है तमाम का तमाम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। उसके बाद एडजस्टमेंट के कॉलम में एडजस्टिंग एंट्रीज को पोस्ट करना है। डेबिट और क्रेडिट जिस तरह मौजूद हैं एज इट इज़ पोस्ट करना है। उसके बाद प्लस माइनस करते हुए आपने अपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डिफरेंसेस निकाल लेने हैं, और फिर इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को आपने क्लासीफाई कर देना है इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स और बैलेंस शीट के अकाउंट्स को। तो इनकम स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स यानी कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ को पोस्ट करना है, जबकि बैलेंस शीट में आपने बैलेंस शीट के आइटम्स यानी कि
एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटीज़ को पोस्ट करना है। और फिर उसके बाद लास्ट में आपने इन तमाम कॉलम्स का टोटल निकालना है, और टोटल निकालने के बाद आपके पास इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के जो डेबिट और क्रेडिट होंगे वो इक्वल नहीं आ रहे होंगे, तो इट मीन्स कि वहीं कोई प्रॉफिट या लॉस मौजूद होगा। तो स्टूडेंट्स आपने जैसे कि यहाँ देखा कि क्रेडिट साइड आपकी इनकम स्टेटमेंट की बड़ी थी, यानी कि रेवेन्यू साइड बड़ी थी, और डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंस साइड आपकी छोटी थी, तो उस सूरत में आपको यहाँ इनकम होती हुई नजर आई। फिर स्टूडेंट्स हमने देखा बैलेंस शीट भी इक्वल नहीं थी, लेकिन अमाउंट डिफरेंट थे। तो उस सूरत में जब हमने बैलेंस शीट के डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस लिया, तो एग्जैक्टली सेम जो डिफरेंस था वही आया जो आपकी इनकम स्टेटमेंट का डिफरेंस था। तो याद रखिएगा ये हमेशा टैली होगा। और इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने यहाँ अपनी इनकम को रिकॉर्ड किया और लास्ट में हमने इसको टोटल कर दिया, और इस तरह हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये तमाम बातें आपकी समझ आ गई होंगी। इस चैप्टर से इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमसे अभी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।